नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात चारा घोटाले में लालू प्रसाद को मिली सजा की। रांची की सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के डोरंडा केस में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई है। हम आपको लालू की सजा से जुड़ी खबर का हर पहलू बताएंगे, मगर सबसे पहले देखिए लालू से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रिम्स में जेल मैनुअल का उल्लंघन कर लालू से मुलाकात मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अब लालू के वार्ड की निगरानी के लिए रिम्स में 3 मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया गया है, जो 3 शिफ्ट में 24 घंटे ड्यूटी करेंगे। 15 फरवरी को लालू प्रसाद को दोषी ठहराए जाने के बाद रिम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके 2 दिन बाद ही 17 फरवरी को न्यूज 18 ने आपको दिखाया था कि कैसे लालू प्रसाद से मिलने के लिए जेल मैनुअल का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन आरजेडी नेता इसे मानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन अब रांची समाहरणालय से जारी एक चिट्ठी में प्रशासन ने साफ तौर पर माना है कि रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ और ऐसे में अब 3 मजिस्ट्रेट रिम्स के पेइंग वार्ड के मेन गेट पर तैनात रहेंगे, जो बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए किसी को भी लालू से मिलने से रोकेंगे। 5 दिन पहले आई गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव की इस तस्वीर को देख लीजिए। किस तरह खुद गार्ड्स इनको अंदर लालू प्रसाद के कमरे तक छोड़कर वापस आ रहे थे। कैमरा देखते ही पूर्व विधायक चेहरा छिपाते नजर आए थे। इससे पहले भी रिम्स में जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर प्रशासन की खूब किरकिरी हुई थी। और देखिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक और मामले में सजा सुनाई गई है। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने लालू को 5 साल की सजा सुनाई, साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी लगाया। लालू के वकील ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से फैसला आते ही लालू के वकील ने बताया कि अब बेल के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। उनको सेंटेंस सुना दिया गया है, 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है? नेक्स्ट ऑप्शन हाई कोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। चारा घोटाले का सबसे बड़ा केस है डोरंडा ट्रेजरी कांड संख्या RC 47A/96। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत 40 अभियुक्तों को सजा दी गई। रांची स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज जस्टिस SK शशि की अदालत ने सजा का ऐलान किया। लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। न्यूज 18 रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में भी मौजूद थी और मिनट टू मिनट वहां पर क्या कुछ हुआ ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 11:15 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोषियों की कोर्ट में हाजिरी हुई। दोपहर 12 बजे कोर्ट फैसला सुनाने का वक्त मुकर्रर किया। 12:05 लालू समेत तमाम दोषियों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई शुरू हुई। 12:41 सजा के बिंदुओं पर सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट दोपहर 1:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। 1:45 कोर्ट में फैसले को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। दोपहर 1:55 लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए के जुर्माने का ऐलान किया गया। लालू प्रसाद समेत कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई गई। हालांकि लालू के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में सप्लायर त्रिपुरारी मोहन प्रसाद का जुर्माना रहा। उन्हें 5 साल की सजा और सबसे ज्यादा 2 करोड़ जुर्माना किया गया, जबकि दूसरे सप्लायर मोहम्मद सईद को 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
वैसे चारा घोटाला मामले में कब कब लालू जेल गए ये भी जरा जान लीजिए। 30 जुलाई 1997 को सबसे पहले लालू जेल गए। उसके बाद 28 अक्टूबर 1998, 5 अप्रैल 2000, 28 नवंबर 2000, 3 अक्टूबर 2013, 23 दिसंबर 2017, 24 मार्च 2018 और फिर 15 फरवरी 2022। बता दें कि लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में सजा हो चुकी है। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। जमानत के लिए उनके वकील अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई गई और 60 लाख रुपए का जुर्माना सुनाए जाने के बाद सियासी गलियारे में बयानों का दौर तेज हो गया है। लालू प्रसाद के समर्थक आरजेडी सहयोगी दलों के नेता जहां लालू प्रसाद को मिली सजा से बेहद आहत हैं और अब हाईकोर्ट से इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं विपक्षी बीजेपी के नेता लालू को मिली सजा का स्वागत कर रहे हैं। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है जो ऊपरी न्यायालय से हमारे नेता को जरूर राहत मिलेगी और जरूर बरी होंगे। झटका लगा? ये बातें हमें ग्राह्य नहीं हो रहा है जो आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप कितने भी ऊपर क्यों ना हो, एक दिन कानून का लंबा हाथ आपके गर्दन तक जरूर पहुंचता है। गरीब शोषित के नाम पर इन्होंने राजनीति की और उन्हीं के पैसे की बंदरबाट हुई थी और अब हमारी राज्य सरकार से दरखास्त है कि इन्हें वही देखिए, गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई इलाकों में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें 80 लीटर महुआ शराब और 100 किलो जावा महुआ नष्ट कर दिया गया है। पुलिस ने लाइन होटल में भी छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में शराब जब्त किए गए। उत्पाद विभाग ने बताया कि सुनसान जगह पर अवैध शराब का निर्माण किया जाता है। अब जो अवैध शराब का बिक्री चल रहा है, इस पर पाबंद लगाने हेतु उत्पाद विभाग का गहन छापामारी चल रही है, जिस क्रम में आज बरमोरिया, परसाटाड़, कल्याणडीह, गप्पे, पचम्बा क्षेत्र में जितने भी लाइन होटल हैं, रोड किनारे होटल हैं, सभी में छापामारी की गई। धनबाद में कोयले के काले कारोबार के खिलाफ कार्रवाई में सीआईएसएफ जवानों को बड़ी सफलता मिली है। अवैध कोयला लदे 3 ट्रक और हजारों बोरियों को जब्त किया गया है। जब्त कोयला करीब 500 टन से अधिक हो सकता है। सीआईएसएफ आईजी के निर्देश पर छाताबाद ओरिएंटल आउटसोर्सिंग कंपनी के पास सीआईएसएफ की टीम ने कार्रवाई की, जिसमें ये सफलता हाथ लगी है। कोयला तस्करों ने कोयला खनन के लिए मुख्य सड़क के नीचे ही सुरंग बना दिया है, जिससे जमीन पूरी तरह खोखली हो चुकी है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छापेमारी करने पहुंची सीआईएसएफ टीम अवैध कोयला खनन की जगह को देखकर दंग रह गई। कोयला माफिया ने 12 से अधिक मुहाने बना रखे हैं और ये सब कुछ चल रहा है कतरास थाना से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पे भ्रष्ट हो चुका है। सबकी मिली भगत से ये इतना बड़ा ओपन काम किया जा रहा है कि इन अपराधियों को किसी का डर भय नहीं रह गया। मैं सबसे पहले तो सीआईएसएफ की टीम को आज धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज पूरे भ्रष्ट सिस्टम में आके किस तरह से आखिर किस परिस्थिति में आकर उन लोगों ने आज यहाँ पर कोयला ट्रक को रोका। रूप से इसमें भूमिका है। अगर प्रबंधक चाह लेंगे तो एक कोयला का ईटा भी वहाँ से उसके नहीं उठ सकती है। और देखिए, कोयले के अवैध खनन के बाद धनबाद पुलिस से लेकर बीसीसीएल के अधिकारी और सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि पुलिस सुस्त और माफिया मस्त आखिर क्यों है। सवाल ये भी कि क्या पुलिस को नजर नहीं आता कि कोयले का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। सवाल ये भी कि क्या कोयला माफिया पर कार्रवाई से पुलिस डरती है। और सवाल ये कि बीसीसीएल के अधिकारी आखिर इस पूरे मामले में खामोश क्यों हैं। और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां चंद पैसे की लालच में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से लगातार हो रही मौत के बाद भी लोग इस काम से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी बरोरा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से मां बेटी की दबकर मौत हो गई।
BCCL एरिया 1 के मंद्रा स्थित बंद डेको आउटसोर्सिंग माइंस में कुछ लोग अवैध तरीके से कोयला खनन कर रहे थे। इसी दौरान चाल धंसने से 4 लोग दब गए, जिसमें मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मृतक के परिजन आनन फानन में शव लेकर भाग निकले। बस हम लोग यहाँ से उठ रहे हैं। तो अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से मां बेटी की मौत को लेकर भी एक बार फिर से प्रशासन और कोल कंपनियों सवाल के घेरे में है। सवाल ये कि अवैध खनन से एक बार फिर हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या फिर से नए हादसे का इंतजार किया जा रहा है? और हादसे के बाद भी प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुलती है? और खबर गुमला से, जहां फूड पॉइजनिंग से 28 छात्राएं बीमार हो गईं, जिनमें 2 की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। घटना डुमरी प्रखंड के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का है। फूड पॉइजनिंग की शिकार बच्चियों के मुताबिक खाने में चावल, दाल और आलू गोभी की सब्जी दी गई थी, जिसमें सब्जी से थोड़ी अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और इसी की वजह से कुछ बच्चियों ने खाना नहीं खाया, जबकि कुछ ने खाया और खाने के करीब 1 घंटे के बाद बच्चियों ने उल्टी और पेट दर्द की शिकायत की। आनन फानन में सभी 28 बच्चियों को डुमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को वापस भेज दिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद फिर से कुछ बच्चियों ने शिकायत की, जिसके बाद 7 बच्चियों को फिर से CHC लाया गया, जहां से 2 की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कुछ घंटा बाद में हम लोग को थोड़ा भीगने लगा, मुंह में पानी आने लगा और पेट में अजीब सा फीलिंग। खाना खाने के बाद बस एक फूल गोभी खाया। खाना खाए, सब्जी से थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा था, उसी की वजह से बच्चियाँ बहुत सारी 4-5 बच्चियाँ उल्टी थी और हॉस्पिटल में इलाज कराया गया। नहीं, हमको तो नहीं हुआ, लेकिन हम भी खाए थे। बच्ची जो आई है उसमें 7 बच्चियों को हमने भर्ती किया है। 2 बच्ची को रेफ़र कर दिया, क्योंकि इन लोगों को 3 से 4 बार वॉमिटिंग हुआ था, इनके पेट में काफ़ी दर्द था और 2 बच्ची जो थी उनकी ब्लड प्रेशर का लेवल काफ़ी गिर गया था, तो उन दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफ़र कर दिया गया। धनबाद और बोकारो की भाषा सूची से मगही और भोजपुरी को हटाए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां भोजपुरी मगही बोलने वाले उर्दू का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी संगठनों ने भोजपुरी, मगही और अंगिका को हर जिले से हटाने की मांग की है। हेमंत सरकार ने पिछले शुक्रवार को रात के अंधेरे में एक बड़ा फैसला लिया। धनबाद और बोकारो की भाषा सूची से मगही और भोजपुरी को हटा दिया गया। सरकार ने दबाव में फैसला तो ले लिया, लेकिन विवाद थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मगही, भोजपुरी, अंगिका मंच के लोगों का कहना है कि वो फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, राज्यपाल के सामने अपनी बात रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका मंच की ओर से लगातार इसके पक्षधर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार भाषा को लेकर कई बार जो है कि असंवैधानिक निर्णय लिया है। ये राज्य के लिए बड़ा सवाल बन गया है और पूरे राज्य भर में जनाक्रोश है। दूसरी तरफ आदिवासी मूलवासी संगठन के लोगों का कहना है कि जिलों में सिर्फ झारखंड में बोली जाने वाली बोली और भाषा को ही रखा जाए, भोजपुरी, अंगिका और मगही को सभी जिलों से हटाया जाए। मांग उठ रही है यहाँ की भाषाओं को शामिल नहीं करने के लिए, तो ये स्वागत युवक है और ये मांग हम लोग भी करते हैं। आप यहाँ पर आइए, अंग्रेजी बोलिए, आप यहाँ पर आइए, भोजपुरी बोलिए, मैथिली बोलिए, लेकिन यहाँ पर कानूनन मान्यता दीजिएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उन कुछ नेताओं में से हैं जिन्होंने मगही, भोजपुरी को हटाने की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर सरयू राय ने सरकार से सवाल पूछा है कि किस नियम और कानून के तहत सरकार ने पहले इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया था और अब किस कानून के तहत वापस लिया है। सरयू राय ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ये जो विवाद उठ खड़ा हो रहा है, सरकार को जवाब देना होगा।
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नियम कानून संविधान का प्रावधान हटा दीजिए, पालन मत करिए, मगर जब आप कोई भी कार्रवाई करेंगे एक सरकार के रूप में तो उन पर विचार करना होगा जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड के माने गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या झारखंड की हेमंत सरकार दबाव में फैसले लेती और बदलती रहती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन और जमशेदपुर से प्रबंधन की रिपोर्ट। और खबर गिरिडीह से, जहां के मधुबन में 3 दिवसीय कांग्रेस के चिंतन शिविर के दूसरे दिन कई नेता शिविर में पहुंचे। इस शिविर में चिंतन और मंथन किया जा रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए, संगठन को कैसे मजबूत करना है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस शिविर में शामिल हुए। और बहुत जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री जी भी इस विषय को लेकर संजीदा है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में जारी किया है वैसे भी हम लोग कर रहे हैं। ये ठीक है, वो कमेटी गठित नहीं है, बावजूद हमने किसानों का ऋण माफ किया, हमने सरना धर्म कोड लागू किया, अपनी ओर से पारित कर दिया। तो ऐसे तमाम मुद्दों को हम लोगों ने एड्रेस करने का काम किया है और आने वाले समय में भी जो विषय जो हम लोगों ने अपने वचन पत्र में दिया है। और देखिए, बोकारो एयरपोर्ट से इसी साल अगस्त से अक्टूबर के बीच हवाई सेवा भी शुरू हो सकती है, जिसको लेकर तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से जारी हैं। एयरपोर्ट की स्थिति का जायजा लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और सेल के अधिकारियों ने दौरा कर स्थिति की समीक्षा की, जिसमें बीजेपी विधायक बिरंची नारायण भी शामिल रहे। बोकारो हवाई अड्डे से इसी साल 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच हवाई सेवा शुरू हो सकती है। इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जल्द ही बोकारो स्टील की ओर से उड़ान सेवा के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन दिया जाएगा। बोकारो विधायक, बोकारो एयरपोर्ट अथॉरिटी और सेल के अधिकारियों के बीच बैठक के बाद ये बातें साफ हो सकी है। दरअसल बोकारो हवाई अड्डे का निर्माण कार्य काफी दिनों से चल रहा है। हवाई सेवा शुरू करने के लिए कई बार समय की जानकारी भी दी गई, लेकिन तय समय में यहां से उड़ान सेवा शुरू नहीं हो सकी। फिलहाल बोकारो हवाई अड्डे के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हवाई अड्डे के पास पेड़ों को हटाने के लिए वन विभाग से अनुमति मिलने का इंतजार है। बोकारो विधायक का कहना है कि हवाई सेवा के लिए बोकारो हवाई अड्डा पूरी तरह से तैयार है। कुछ प्रक्रिया कागजी और कंस्ट्रक्शन को लेकर हो रही है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच बोकारो से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। और देखिए, गढ़वा के श्री बंशीधर नगर प्रखंड के कोलझीकी पंचायत में कोरोना काल में गरीबों के लिए आवंटित राशन बांटने के बजाय सड़ा दिए गए। मामले की जानकारी पर बीडीओ ने गोदाम का निरीक्षण किया और कार्रवाई की बात कही। बीडीओ ने माना कि अनाज का रखरखाव ठीक से नहीं हुआ। पंचायत के मुखिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। कोविड-19 के तहत सभी पंचायत को आवंटन दिया गया था, जिसमें कोलझीकी को भी 18 क्विंटल 40 केजी चावल जी जून 2020 में दिया गया था और उनको सूची भी उपलब्ध कराई गई थी कि इसके अनुसार आप लोगों को बांट दीजिएगा, परंतु उनके द्वारा अभी तक नहीं बांटा गया है। और आज जब पंचायत का निरीक्षण किए तो उसमें पाए कि चावल सभी है और सड़ा हुआ है, खाने की स्थिति में नहीं है। इसका वास्तविक स्थिति लिया जाएगा और इसका विस्तृत रिपोर्ट जो है एसडीओ सर को सौंपा जाएगा। और वहीं देवघर बाबा बैजनाथ मंदिर में सदियों पौराणिक परंपरा निभाई गई। बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में मौजूद सभी 22 मंदिर के शीर्ष पर स्थापित पंचशूल को उतारा जा रहा है। पहले दिन गणेश मंदिर, संध्या मंदिर और महाकाल मंदिर का पंचशूल उतारा गया। वहीं 27 फरवरी को बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती मंदिर से पंचशूल उतारकर सभी 22 मंदिरों के पंचशूल की पूजा की जाएगी। फिर मंदिरों में महाशिवरात्रि के एक दिन पहले पंचशूल को स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक साल जो है पंचशूल का पूजन होता है। इसके बीच में साफ सफाई करके पंचशूल का विधि विधान के द्वारा पूजन करके उसके बाद फिर जो है स्थापित किया जाता है। और न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि जो कोई व्यक्ति, संगठन या पार्टी आतंकवाद को बढ़ावा देगी, उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चन्नी जी ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जिसका आपने अभी 2-3 दिन पहले जवाब भी दिया।
क्या आपकी सरकार ये मानती है कि सिख अलगाववादी जो हैं उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संग कोई साठगांठ है? आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी छोड़ो, किसी भी दल का अलगाववादी और टेररिस्ट ग्रुपों के साथ साठगांठ और उसका चुनावी उपयोग वो बड़ी गंभीर बात है और कोई सरकार उसको हल्के से नहीं ले सकती, हम भी नहीं ले सकते। हम जरूर इसकी जांच कराएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने चिट्ठी का जवाब दिया है? देखिए, एक मुख्यमंत्री जब चिट्ठी लिखते हैं, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जी, तो उसको हल्के से लेने का मेरे पास कोई कारण नहीं है, बाकी तो जांच में आएगा। तो बिल्कुल अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए रात 8 बजे न्यूज 18 पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के